बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज की जो हमारी क्लास है ये वन लाइनर क्लास है। जिनका भी अपकमिंग टाइम है MPCHO का स्पेशली पेपर है, राजस्थान का पेपर है या फिर उड़ीसा के लिए उड़ीसा नहीं, यहाँ पर जो अलग अलग स्टेट में आपका पेपर है, उत्तर प्रदेश में पेपर है UPSSC का, तो सभी के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहने वाले हैं। आज है जो पेपर हुआ है ANM वालों का उड़ीसा और झारखंड में, वो पेपर आपको इवनिंग तक है जो अपडेट कर दिया जाएगा और रात तक आपको चैनल पर पेपर अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो आपके कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सेक्शन से रहेंगे, साथ में कुछ कम्युनिटी के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड रहेंगे। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि MP वालों के लिए जो PDF मटेरियल अवेलेबल है, जिनका भी पेपर है अपकमिंग टाइम में, जिसमें आपके 16 पेपर्स प्लस 13 सीरीज है जो इंक्लूडेड रहेंगी। और यहाँ पर इन सभी का आपको चार्ज रहेगा कितना, ओनली 175 रुपीज। तो यहाँ पर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इन पेपर्स को पब्लिश कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर। तो यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट करके इन PDF पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। जो यदि आप 1600 पेपर है, मतलब पर पेपर 100 क्वेश्चन, और इन 100 क्वेश्चन से आपको अंदाजा लगाइए कि कितना हेल्पफुल रहेगा। 16 पेपर मतलब 1600 क्वेश्चन, और इनके आप रेशनल्स वगैरह भी निकालेंगे, क्योंकि सभी ऑफिशियल हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों फॉर्मेट में, तो आपको समझना भी ईजी रहेगा। और साथ ही साथ इन 16 पेपर्स में से 2 पेपर तो अभी रिसेंट में हुए पेपर हैं, जो MP में 2023 में आई थिंक सितंबर और अगस्त में पेपर हुआ था, 31 अगस्त और सितंबर में वो पेपर इंक्लूडेड किए गए हैं। तो चार्जेस बहुत ही चीप है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इन पेपर्स को परचेज करना होगा। तो यहाँ पर आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये रहा, व्हाट हैपन इफ एक्सपोज्ड टू आर्सेनिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। यदि कोई लंबे टाइम तक आर्सेनिक फैक्ट्री या फिर आर्सेनिक में क्या करता है, काम करता है, तो उसको क्या होने का रिस्क रहेगा। स्टमक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या फिर स्किन कैंसर। आर्सेनिक फैक्ट्री में यदि कोई लंबे टाइम तक काम करता है तो उसको क्या हो सकता है, उसको चांसेस रहेंगे स्किन कैंसर होने के। किसके, स्किन कैंसर होने के। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट प्रेजेंट इन फर्स्ट एड किट। जो फर्स्ट एड किट होती है उसमें क्या नहीं होगा, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, एंटीसेप्टिक वाइप्स, बैंडेज या फिर मास्क फॉर ब्रीदिंग या फिर बर्न ऑइंटमेंट। तो फर्स्ट एड किट में एंटीसेप्टिक वाइप्स होंगे, बैंडेज होंगे, सीजर्स होगा, मास्क होगा, बर्न ऑइंटमेंट होगा, पैरासिटामोल्स होगी, टैबलेट्स होंगी, लेकिन इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जो इंक्लूडेड नहीं रहेंगी। फर्स्ट एड में इंट्रायूट्राइन डिवाइस का क्या काम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या नहीं होगी फर्स्ट एड किट में, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवाइजेबल फॉर ट्रीटिंग फर्स्ट डिग्री बर्न। तो यदि आप किसी फर्स्ट डिग्री बर्न वाले मरीज की केयर करते हैं तो क्या नहीं करना है, कूलिंग द बर्न विथ रनिंग वाटर, कवरिंग द बर्न विथ स्टेराइल गॉज, बैंडेज और क्लीन क्लॉथ, अप्लाइंग आइस या फिर ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। फर्स्ट डिग्री बर्न वाला मरीज है, यहाँ पर आप उसको क्या नहीं करना है। आप फर्स्ट डिग्री बर्न वाला मरीज है तो रनिंग वाटर से कूल डाउन करते रहिए जो बर्निंग एरिया है। बर्निंग एरिया को स्टेराइल गॉज से, क्लीन क्लॉथ से कवर कर सकते हैं, फ्लूइड दे सकते हैं, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड दे सकते हैं, लेकिन आपको आइस अप्लाई नहीं करनी है। क्या है, आइस अप्लाई नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्लिंग। तो यहाँ पर स्लिंग का कौन सा टाइप नहीं है, कफ एंड कॉलर स्लिंग, फिगर ऑफ 8 स्लिंग, शोल्डर स्लिंग या फिर आर्म स्लिंग। ये आपको इनिशियल है जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट एड के क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने। तो स्लिंग का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, वो फिगर ऑफ 8 स्लिंग। ये देखिए, स्लिंग का यूज किया जाता है जनरली जब कोई भी मौच टाइप से आ जाए। तो यहाँ पर स्लिंग में आर्म स्लिंग है, शोल्डर स्लिंग है, ट्रायंगुलर स्लिंग है, लेकिन 8 स्लिंग यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वन, द फॉर्मूला ऑफ
sorry, the formula to calculate the fluid for a burn adult patient as per Parkland formula is, सबको पता है पार्कलैंड फॉर्मूला यूज किया जाता है बर्न पेशेंट में फ्लूइड एडमिनिस्टर करने के लिए, लेकिन सही फॉर्मूला क्या है? 1 ml ऑफ फिंगर लैक्टेट पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर परसेंटेज TVSA बर्न, 4 ml ऑफ फिंगर लैक्टेट पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर परसेंट TVSA बर्न, या फिर 2 ml या फिर 3 ml। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है इस तरीके से कि 4 ml ऑफ फिंगर लैक्टेट पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से टोटल बर्न परसेंटेज एरिया के हिसाब से एडमिनिस्टर किया जाता है। कितना? 4 ml RL पर kg बॉडी वेट के हिसाब से टोटल परसेंटेज ऑफ बर्न एरिया के हिसाब से एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट वन, द मेन ऑफ एम ऑफ नर्सिंग केयर प्लान फॉर असिस्टेड मोबिलिटी एट बेड साइड वुड बी। एक, यदि आप NCP बनाते हैं, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, तो मोबिलिटी वाले मरीज में यदि आपकी बेड साइड जॉब लग गई, ड्यूटी लगी है, तो क्या करेंगे? परफॉर्म एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, प्रमोट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी, A and B या फिर नन ऑफ द अबव। तो असिस्टेड मोबिलिटी के लिए यहाँ पर आप जब NCP बना रहे हैं तो यहाँ पर दोनों चीजें होंगी कि उसको एक्टिव पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज भी बताएं और वो अपनी एक्सरसाइज और एक्टिविटी अकेले कैसे कर सकता है इंडिपेंडेंटली, वो भी आप उसको प्रमोट करें। यहाँ पे आप किसको मार्क करेंगे? A and B। तो अभी हाल फिलहाल में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना लॉन्च की गई है। इस योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में कि उत्तर प्रदेश में? ये योजना आपके एग्जाम में आ सकती है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो ये लॉन्च की गई है अभी रिसेंट में, कहाँ पर? राजस्थान में। अभी इस योजना के जो हम ये कह सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं उनमें आपको रजिस्टर करना होता है, लेकिन अभी यहाँ पर इसको एज इन टेस्टिंग के तौर पर लाया गया है। बट ये लॉन्च हुई है, राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया है, लेकिन यहाँ पर अभी इसमें राजस्थान के ओनली 4 जिले हैं जो कवर किए जाएंगे। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 4 राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर इस योजना को स्टार्ट किया जाएगा। यदि आपको इसका बजट पूछा जाता है और आप ये योजना जाके राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। अभी इस योजना के लिए जो बेनिफिशियर्स ग्रुप है, माँ और बच्चा, कुपोषण से जो बच्चे और जो मदर हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनके लिए यहाँ पर योजना लाई गई है। तो इस योजना के माध्यम से बच्चे तथा माँ दोनों में होने वाले कुपोषण को है जो ठीक किया जाएगा। इसमें अभी बजट है जो 43 करोड़ रुपए बस लगाया गया है, जिसमें 77,000 महिलाएं हैं जो यहाँ पर, यदि बेनिफिशियर्स फीमेल की बात करें तो टारगेट रखा गया है शुरुआत में कि 77,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ है जो मिलेगा। और उन लोगों के लिए है जो भी लोग फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं कि कम बच्चे हों, तो यहाँ पर आपको इतना सब याद नहीं रखना है। ओनली यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है राजस्थान में लाई गई, अभी टेस्टिंग के लिए लाई गई है। ओनली 4 जिले बस इसके कवर किए जाएंगे अभी, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़। अभी यहाँ पर कितना अमाउंट दिया जाएगा? तो यहाँ पर एक सबसे अच्छी कंडीशन है, इस योजना को लॉन्च तो किया गया था 19 नवंबर 2022 को, लॉन्च हुई थी 19 नवंबर 2022 को, लेकिन अभी तक ये काम में स्टार्टिंग पे नहीं आई है। ये राजस्थान का जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है उसने इसको लॉन्च किया है। और जब जो महिला एवं बाल विकास मंत्री भूपेश जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, अब यहाँ पर राज्य में दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली गर्भवती महिलाएं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर उन लोगों को दी जाएगी इस योजना का फायदा जिस लेडी के पहला बच्चा हो चुका है, अब दूसरा बच्चा होने वाला है, उसको इस योजना का लाभ है जो दिया जाएगा, जिसमें 6,000 रुपए की है जो आपको अमाउंट है जो 6,000 रुपये 6,000 रुपीज है जो पे किया जाएगा। पहले बच्चे पे नहीं, दूसरा बच्चा होता है तो 6,000 रुपये आपको है जो। ये जो बजट था वो 43 करोड़ बस रखा गया था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा के 225 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और यहाँ पर ये देखिए लॉन्च हुई थी, और जब यहाँ पर 6,000 रुपये दिए जाने हैं तो यहाँ पर आपको एक साथ इकट्ठे 6,000 रुपये नहीं दिए जाएंगे। तो इस योजना की आपको मेन चीज याद रखनी, लॉन्च हुई है राजस्थान में,
दूसरा बच्चा होता है तभी उस जो प्रेग्नेंट लेडी उसको 6,000 रुपये मिलेंगे। तो एक ही बार में आपको 6,000 रुपये नहीं मिलेंगे, ये पैसे आपको मिलेंगे जब आप जांच करवाने जाते हैं, एंटीनेटल चेकअप के लिए जाते हैं, तब आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। फिर दूसरा जो किस्त है यहाँ पर सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, आपको मिलेगा 2 प्रसव पूर्व जांच होने पर, जो आपकी 2 बार जांच हो चुकी है उस पर। फिर आप यदि हॉस्पिटल में डिलीवरी कराते हैं तो आपको 1,000 मिलेंगे। फिर बच्चे के जन्म से 105 दिन तक यदि आपने बच्चा डिलीवर हो गया है, बच्चा होने के बाद बच्चे को बराबर टीके लगवाए हैं तो 2,000 मिलेंगे आपको। फिर जब बच्चा 3 महीने का हो जाएगा तो 3 महीने होने के भीतर आपने फैमिली प्लानिंग का कोई भी साधन अपना लिया, या तो आपने कॉपर टी लगवा ली या फिर कुछ इंजेक्शंस लगवा लिए, ट्यूबेक्टोमी करा ली, तो इन सभी यदि आपने फैमिली प्लानिंग अपनाई तब जाके आपको पूरे 6,000 रुपये मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जाके गवर्नमेंट को उल्लू बनाए और 3-4 बच्चे पैदा कर लो। क्लियर? आई होप आपको ये पूरी योजना समझ में आ गई हो। या आपको इस योजना के बारे में 4-5 चीजें बस याद रखना है कि राजस्थान की योजना है, लॉन्च की गई है राजस्थान में माँ और बच्चे को कुपोषण से बचाने के लिए। माँ के लिए जो हेल्प है कितना दी जाएगी, बेनिफिशियर जो माँ है 6,000 रुपये, लेकिन एक साथ एक अमाउंट में नहीं दिया जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके दिया जाएगा। और ये कैसे दिया जाएगा, तो जब आप फर्स्ट अपने चेकअप के लिए गए तो 1,000 मिले, 2 बार आपने चेकअप करवाया तो 1,000 फिर मिले, फिर आपने हॉस्पिटल में डिलीवरी कराई तो 1,000 मिल गए। तो ये 3,000 तो आप वसूल सकते हैं सरकार से, लेकिन फिर आपको 2,000 तब मिलेंगे जब आपने बच्चे के जो 6, 10, 14 वीक्स तक के वैक्सीनेशन है वो पूरे करवा दिए, तब आपको मिलेंगे। फिर 1,000 रुपये जब आपको लास्ट अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट है 6,000 का, लास्ट 1,000 बचते हैं जो, जब यदि आपने बच्चा डिलीवर होने के बाद से लेके 3 महीने के अंदर ही कोई फैमिली प्लानिंग या फिर परिवार नियोजन का कुछ भी साधन है जो अपना लिया हो तो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एटलीस्ट हाउ मेनी बेड शुड बी इन ईच डिस्ट्रिक्ट विद द पॉपुलेशन ऑफ 10 lakhs। तो यदि यहाँ पर क्वेश्चन है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, IPHS एग्जाम में फुल फॉर्म भी आपको आता है, IPHS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितने बेड है जो होना चाहिए यदि 10 लाख पॉपुलेशन है वहाँ की, तो 195, 300, 350 या फिर 50, तो कितने बेड है जो होना चाहिए कहाँ पर, जो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एटलीस्ट 300 बेड है जो होना चाहिए। कितना? 300 बेड है जो होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 300 बेड। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो IPHS स्टैंडर्ड है, आपको पूरा IPHS स्टैंडर्ड पढ़ के जाना है। अब यहाँ पर हम जो PHC, CSC और SC का भी देखते हैं कि कितने बेड। तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है जो एटलीस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यदि वहाँ की जनता 10 लाख है तो एटलीस्ट 300 बेड तो होने ही चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर की। तो यहाँ पर जो आपको येलो कलर से एक इंडेक्स दिख रहा है, क्या है? PHC के लिए है, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी टाइप ए PSC, टाइप B PSC होती हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर इनको इस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन सर्विस डिलीवरी के, कि कितनी डिलीवरी होती है, केस लोड क्या है, मतलब कितनी डिलीवरी कंडक्ट हो रही है एक PSC में, तो वो आपको बताएगा कि ये टाइप ए PSC है या फिर टाइप B PSC। तो टाइप ए PHC में क्या होगा? विथ डिलीवरी लोड ऑफ लेस देन 20 डिलीवरीज इन अ मंथ। एक PSC में यदि डिलीवरी 20 डिलीवरी से भी कम होती हैं तो वो एक महीने में जो डिलीवरी होती हैं वो कितनी होंगी? 20 डिलीवरी से भी कम होती हैं तो वो टाइप ए में आ गया। यदि 20 से ज़्यादा होती हैं तो वो टाइप B PSC में आएगा। यहाँ पर जो PHC हैं, फिर इसको अलग तरीके से यदि डिवाइड करने की बात करें केस लोड के साथ साथ डिस्टेंस की, कि कौन सी PSC कितने डिस्टेंस पे है। तो यदि एसेंशियल स्टैंडर्ड PSC है तो विदाउट 24/7 सर्विसेज अवेलेबल होंगी। फिर 24/7 नर्सिंग फैसिलिटीज़ होंगी, 24/7 इमरजेंसी हॉस्पिटल होंगी, मतलब डिलीवरी के साथ साथ क्या डिस्टेंस है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, अभी देखिए चार्ट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ का स्टाफ कौन होगा।
तो सब सेंटर यदि पॉपुलेशन कवरेज के हिसाब से बात की जा रही है और यहाँ पर जो पॉपुलेशन दी हुई है वो आपकी जितने भी हिली ट्राइबल एरिया यहाँ पर सबको मिला के दी गई है, मैक्सिमम पॉपुलेशन को काउंट करके यहाँ पे बताया गया है। एक्चुअल में सब सेंटर की जो पॉपुलेशन यदि हम काउंट करते हैं तो प्लेन एरिया की 5000, हिली ट्राइबल की 3000, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सब सेंटर में यदि 5000 पॉपुलेशन है तो यहाँ पर बेड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंगल या फिर 1 या 2 बेड होते हैं वही काफ़ी है। ना तो यहाँ से रेफरल यूनिट इसको माना जाता है, रेफरेंस यहाँ से सीधा पीएससी किया जाता है। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप सीधा पीएससी भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ का इम्पोर्टेंट स्टाफ कौन होता है, एएनएम वर्कर। इसीलिए नाउअडेज जितने भी सब सेंटर हैं वहाँ पर एक एक सीएचओ को अपॉइंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर 30,000 पॉपुलेशन में बेड कैपेसिटी एटलीस्ट 6 बेड होना चाहिए और एक पीएचसी 6 सब सेंटर को कवर करेगा। ध्यान रखिए, एक पीएचसी 6 सब सेंटर को कवर करेगा और पीएचसी की जो रेफरल यूनिट मानी जाती है वो होता है सीएचसी। यहाँ पर पीएचसी में एक डॉक्टर होना चाहिए, 3 इन द केस ऑफ 24/7 पीएचसी 3 स्टाफ नर्स। यहाँ का आपको जो पूरा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो स्टाफ है वो आपको पता होना चाहिए, स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहेगा, कितना स्टाफ होगा। फिर सीएचसी तो 1,20,000 पॉपुलेशन के दी है तो यहाँ पर एटलीस्ट 30 बेड होना चाहिए। एक सीएचसी 3 पीएचसी को कवर करेगा और इसका फिर रेफरल होता है तालुक हॉस्पिटल, तालुक का होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो जनरली यहाँ पर जो मिनिमम बेड का है तो एटलीस्ट 300 होना चाहिए। फिर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन के यदि 10 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो यहाँ पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये फिर डिपेंड करता है पॉपुलेशन के हिसाब से। फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूरे सब सेंटर पीएससी, सीएससी, तालुक हॉस्पिटल, ब्लॉक लेवल के जो भी हॉस्पिटल है वो सभी मरीज यहाँ पर आते हैं। क्लियर हो गया आपको? आई होप आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पर यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, स्पेशली आईपीएचएस सर्वे को लेके। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, व्हेन वाज मनरेगा लॉन्च्ड? आपने मनरेगा के नाम से आपको योजना बहुत अच्छे से याद होगी, तो ये कब लॉन्च हुई थी? ऑप्शन में है यहाँ पर 2004, 2005, 2006 या फिर 2002 में। तो ये योजना लॉन्च कब की गई थी? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसको कब लॉन्च किया गया था? 2006 में। जनरली 2005 में आई थी लेकिन इसका फंक्शनिंग में स्टार्ट हो पाई थी 2006 में। यदि एक्ट पूछते हैं तो 2005 में। इसके लिए पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जाना जाता था, जिसमें इंडियन लेबर लॉ एंड सोसाइटी सोशल सिक्योरिटी मेजर, जिसमें राइट टू वर्क, सभी को काम करने का अधिकार है, जिसमें आई थिंक आपको साल के 100 दिन तक कुछ काम करना होगा। आप लोग एक बार इसको पढ़ लें। मैंने इसमें ओनली मनरेगा लॉन्च कब हुई हो, किसके लिए, तो जो गरीब लोग, मजदूर लोग हैं उनके लिए लॉन्च की गई थी योजना। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च? तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ था? दिसंबर 2013 में, मार्च 2014, सितंबर 2014 या फिर जून 2015 में। तो मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था सितंबर 2014 में। कब? सितंबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया में जो सेल्फ रिलायंट कंट्री, हमें अपने देश को, अपने देश की बनी हुई चीज़ों प्रोवाइड करवाने को लेके था। तो यहाँ पर 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। लास्ट पंचवर्षीय योजना थी ये, जिसमें मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव लाया गया था। नेक्स्ट वन, द टॉप प्रायोरिटी ऑफ जननी सुरक्षा योजनाएज। जननी सुरक्षा योजना, JSY स्कीम एक है, JSS की स्कीम, जननी शिशु सुरक्षा योजना, यह है जननी सुरक्षा योजना। तो यहाँ पर इसका मेन प्रायोरिटी क्या है? टॉप प्रायोरिटी क्या है? डिक्रीज द फर्टिलिटी रेट, रिड्यूस द बर्थ रेट, रिडक्शन ऑफ MMR या फिर नन ऑफ दीज। जननी सुरक्षा योजना की जो टॉप प्रायोरिटी है वो है रिडक्शन ऑफ MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को क्या करना है? कम करना है। वह हमें कैसे कम करना है?
जननी सुरक्षा योजना के लिए हम क्या कह सकते हैं, सेफ मदरहुड इंटरवेंशन के नाम से भी जानेंगे, जो कि NRHM के थ्रू लाई गई स्कीम थी। 12 अप्रैल 2005 को इसके लिए लॉन्च किया गया था। और हम MMR को कम कैसे करेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देके। इसके तहत, इस योजना के तहत जो भी लोग हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएगा उसको कुछ अमाउंट भी दिया जाएगा, कैश असिस्टेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। रूरल एरिया में अमाउंट अलग है, जो रूरल एरिया है वहाँ पे 1400 रुपये दिए जाएंगे और जो अर्बन एरिया की वुमेन है उनको 1000 रुपये। रूरल एरिया में आशा वर्कर का अमाउंट यदि आपको एग्जाम में आता है, क्योंकि वही आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे यहाँ पे, तो आपको आशा वर्कर का पूछते हैं। जो रूरल एरिया है तो वहाँ पर 600 रुपये फर्स्ट 2 डिलीवरी में, यदि तीसरा बच्चा होता है तो 400 और चौथी डिलीवरी होती है तो 200 रुपये। 5वीं डिलीवरी के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अर्बन एरिया में आशा वर्कर को ओनली 200 रुपीज़ है जो दिए जाएंगे। और ये यहाँ पर जो आपका अमाउंट है आपको सीधा चेक के थ्रू आपके बैंक में जाएगा, चेक दिया जाएगा, आप उसको बैंक में जाके है जो पैसे निकाल सकते हैं। तो जननी सुरक्षा योजना का मेन एम था MMR को कम करना। और कम कैसे करना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना, बढ़ावा देने के साथ साथ माँ के लिए और जो आशा वर्कर आपको लेके जाएगी उसको अमाउंट है जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब यहाँ पर आपको लो परफॉर्मिंग स्टेट और हाई परफॉर्मिंग स्टेट भी आता है, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग उसको भी एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर NRHM वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? 2005 में, 2008, 2004 या फिर 2007? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इंडिया में लॉन्च किया गया था 2005 में। इसमें 2005 में एग्जाम में NRHM का क्वेश्चन आता है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NFHS स्टैंड्स फॉर। तो NFHS का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फुल हेल्थ स्टेटस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ स्टेटस या फिर नन ऑफ दीज। तो NFHS का फुल फॉर्म होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। हर 3 साल में इसको कंडक्ट किया जाता है, बट कुछ रीजन से कंटिन्यूस नहीं हो पा रहा। और यदि अभी तक का पूछें 2021 तक 5 बार NFHS कंडक्ट हो चुका है, 5 बार NFHS कंडक्ट हो चुका है, जिसमें यहाँ पर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया जाता है इसमें, तो यदि फर्स्ट की बात करते हैं हम, तो पहला NFHS कंडक्ट करवाया गया था 1992 से 1993 के बीच में। दो फेज में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर 92 से 93 है, 1992 टू 1993। फिर सेकंड हुआ था 1998 से लेकर 1999 तक, 1998 से 1999 तक। थर्ड हुआ था 2005 से 2006 के बीच में। फिर फोर्थ हुआ था 2015 से 2016 के बीच में। और फिफ्थ हुआ था आपका 2019 से 2021 के बीच में आपका लास्ट NFHS कंडक्ट करवाया गया था। यदि आपसे पूछते हैं एट प्रेजेंट कौन सा NFHS कंडक्ट हुआ है, तो 2021 तक हुआ है आपका 5वें नंबर का, 5th नंबर का NFHS कंडक्ट करवाया गया है। यहाँ पर किया क्या जाता है NFHS में? लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे करवाया जाता है, जिसमें घर घर जाके है जो सर्वे किया जाता है। और यहाँ पर 3 राउंड्स ऑफ द सर्वे हैव बीन कंडक्टेड सिंस द फर्स्ट सर्वे। तो ये पुराने डेटा के अकॉर्डिंग है कि पहला सर्वे 1992 से 93 में हुआ था और अभी तक 5 बार सर्वे है जो हो चुका है। और यहाँ पर पूरा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू इसको क्या किया जाता है? कंडक्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो IIPS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस है, ये भी आप जो इंडियन गवर्नमेंट की है जो हेल्प करेगा। तो यदि आपको टोटल अभी तक का पूछें तो 5 बार हो चुका है, लास्ट टाइम हुआ है 2019 से 2021 के बीच में। नेक्स्ट वन, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर। नेशनल पॉपुलेशन अलग है, नेशनल पॉल्यूशन अलग है। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है जो इंडिया में कब लॉन्च की गई थी? 2001 में, 2005 में, 2012 में कि 2000 में, 2000 में? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है जो इंडिया में लॉन्च की गई थी 2000 में, 2000 में। NPP सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। सेकंड पॉपुलेशन पॉलिसी थी इंडिया की
जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को बढ़ावा देना, हेल्थ अवेयरनेस के प्रति जागरूकता फैलाना है, डिलीवरीज और रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए क्या करना है हमें और ज़्यादा इनिशिएटिव लेना है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत। यदि यहाँ पर इसका ड्राफ्ट फॉर्म पूछे तो ये आया था 1976 में, बट यदि आपको नेशनल हेल्थ पॉलिसी पूछे, ध्यान से सुनिए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी पूछे तो 1983 में, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पूछे तो आई थी आपकी कब, 2000 में। आपको याद रखना है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का माइलस्टोन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो बोर कमेटी से। बोर कमेटी कब आई थी, 1946 में। फिर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इसी से रिलेट करते हुए वो मैं यहाँ पे आपको ऐड कर देती हूँ जिससे समझ में। पॉलिसी को लेके आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो 2-3 पॉइंट्स याद रखना है कि 2045 तक यदि इसका जो लॉन्ग टर्म गोल पूछते हैं आपसे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का, 2000 में आई है, 2000 में आई है, तो इसका गोल था कि 2045 तक हमें 2045 तक क्या करना है, एक सस्टेनेबल पॉपुलेशन को अचीव करना है। पॉपुलेशन पॉलिसी लाई क्यों गई थी कि जो इंडिया की इतनी ज़्यादा जनता बढ़ रही है उसको रोकने के लिए। और पूरे विश्व में इंडिया एक ऐसा पहला राज्य था पहला देश था जब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। एग्जाम में आता है तो इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1952 में। यदि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी डायरेक्ट पूछे कि कब आई थी तो 2000 ही आपको कहना है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट्स इसका हुआ था 1976 से। फिर यदि आपको पूछा जाता है कि जो लेटेस्ट पॉपुलेशन पॉलिसी थी, फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अप्रैल 1976 में आई थी, इसमें बस एक ही चीज रखी गई थी कि मिनिमम एज है जो 15 से 18 साल तक लड़कियों की होना चाहिए और बॉयज़ की 18 से 21 साल तक, बट अभी इसमें कुछ चेंज किए गए हैं। फिर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो लेटेस्ट है 2000 की, जिसमें अलग से कुछ चेंजेस है जो ऐड किए गए थे। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड। तो इंडिया में नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई थी? अभी हमने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पढ़ी, अब है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। 2002 में, 2001 में, 2007 में कि 2013 में। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई थी? तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी इंडिया में 2002 में। कब? 2002 में। इसका एम था कि सुपीरियर हेल्थ सर्विस हर एक एज ग्रुप में, हर एक जेंडर में हमें क्या करना है, पूरे तरीके से जो भी एज ग्रुप है बिना किसी, एक तरीके से हमें कह सकते हैं कि बिना किसी भी तरीके का रोक टोक के, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आपको इसका फ़ायदा मिलना, नेशनल हेल्थ पॉलिसी का फ़ायदा आपको मिलना। नेक्स्ट है यहाँ पर NRHM कवर्स। तो NRHM में क्या क्या कवर है जो किया जाएगा? इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी टू क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर द रूरल पॉपुलेशन, ब्रिज गैप्स इन हेल्थ केयर, फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन द हेल्थ सेक्टर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में सभी चीज़ें की जाएंगी। क्या किया जाएगा? ये सभी चीज़ें हैं जो की जाएंगी कि हेल्थ केयर फैसिलिटी सभी को, जो भी रूरल एरिया के लोग हैं उनको अवेलेबल होना। तो हेल्थ केयर के बीच में गैप एक तरीके का, उसमें NRHM एक ब्रिज का काम करेगा कि जहाँ पर भी सर्विसेज नहीं पहुँच पा रही वहाँ पर पहुँचाना रूरल एरिया में। और जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हेल्थ सेक्टर में उनको कंप्लीट करवाना। तो क्या है इसका आंसर? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन, NRHM सीक्स टू स्ट्रेंथन। तो NRHM किसके लिए एक हम ये कह सकते हैं कि ताकत के रूप में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करेगा प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में या फिर नन ऑफ दीज में। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये स्कीम प्राइवेट सेक्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए, ना कि जो बड़ी बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए। तो क्या है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन? पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम से यहाँ पर है जो उसके लिए मजबूत बनाने का काम करेगा क्या? NRHM। नेक्स्ट वन, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो RCH है, RCH की 2 फेज थी वो हम आगे पढ़ेंगे। RCH और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कब लॉन्च हुआ था? 1992 टू 1993 में, 1997 से 1998 में, 2005 से 2006 में, 2012 टू 2013 में। तो जो RCH प्रोग्राम में लॉन्च हुआ था
1997 से 1998 के बीच में। अब इसकी हम दोनों फेज देखते हैं, RCH फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एग्जाम में। एंड चाइल्ड हेल्थ बस पूछें तो 1997 से 1998 के बीच में लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स क्या थे वही एग्जाम में आते हैं। तो RCH की फेज फर्स्ट रही है, फेज 2 रही है। तो RCH फर्स्ट फेज के कंपोनेंट अलग हैं, सेकंड के अलग हैं। तो यहाँ पर RCH फर्स्ट में जो की कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं। फर्स्ट के चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड CSSM प्रोग्राम था। एडोलेसेंट हेल्थ को कवर किया गया। प्रिवेंशन ऑफ RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ प्लानिंग। तो यहाँ पर दो तरीके के थे, एक थे क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, दूसरा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इन दोनों को मिला के है जो RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ है। यहाँ पर नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसका फायदा किस किस को मिलेगा। फिर इसकी दूसरी फेज आई तो वो आई थी 1 अप्रैल 2005 को। दूसरी फेज जो 1 अप्रैल 2005 को आई थी, इसका मेन एम रखा गया था कि मैटरनल मॉर्टेलिटी और चाइल्ड मॉर्बिडिटी को हमें कम करना है, वो भी रूरल हेल्थ केयर सिस्टम में। तो यहाँ पर जो मेजर स्ट्रेटजीज थी इसकी, एक थी एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर और स्ट्रेंथनिंग द रेफरल सिस्टम। तीनों चीजें याद रखें। फेज सेकेंड RCH की 1 अप्रैल 2005 को लाई गई थी। फोकस किया गया था कि मैटरनल मॉर्टेलिटी और जो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है इसको हमें कम करना है। कैसे करना है? पहले तो इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिकल केयर के थ्रू हमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना है और जो डिलीवरी हो रही हैं वो स्किल बर्थ अटेंडेंट के द्वारा करवाई जाए। फिर इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर में यदि कुछ इमरजेंसी केस आते हैं तो उनको रेफरल है जो किया जाएगा। फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या कहलाती है? CSC, वहाँ पर रेफर है जो किया जाएगा। फिर जो रेफरल सिस्टम है वहाँ पर भी जितने भी सुविधाएं हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करना, वो थर्ड पॉइंट था यहाँ पर। फिर माइलस्टोन आपको याद कर लेना है कि क्या क्या माइलस्टोन रहे हैं इस RCH फेज के पहुँचने तक। पहले आया नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में। फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया 1971 में। फिर अमेंडमेंट एक्ट आया रिसेंट में, तो MTP एक्ट के तहत यही पूछते हैं कब तक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं, तो 20 वीक की। फिर आया EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन 1978 में। फिर इसके बाद इसी में कुछ और सुधार किए गए EPI में। फिर लाया गया 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और इसी के साथ साथ नेशनल ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोग्राम भी लाया गया था। याद रखना है आपको, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ साथ नेशनल ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोग्राम भी लाया गया था। फिर आफ्टर दैट आया CSSM, जो भी हमने RCH की फेज में पढ़ा, इसी को आगे बढ़ा के है जो RCH फेज फर्स्ट लाई गई थी। फिर फेज 2 आई, फिर NRHM आया। क्लियर है? नेक्स्ट वन, क्वाले मीन्स QALY का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन MPCHO के एग्जाम में आ चुका है। क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, क्वांटिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, क्वालिटी एक्रेडिटेटेड लॉन्ग यूथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? क्वाले का मतलब होता है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। क्या है? क्वालिटी एडजस्टेड। जो डेले है आपको आया था डेलेस MP व्यापक में, अभी रिसेंट में जो पेपर हुआ है इसी साल, अभी एट प्रेजेंट कुछ दिन पहले ही आंसर कीज भी आ गई उनकी। और एक आता है डेलिस। तो क्वाले पूछे तो क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। डेलिस का मतलब है कि डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। तो जो क्वाले स्टैंडर्ड इन कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनको लेके यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार पूरा खुद से ही पढ़ना है, क्योंकि मेनली इनके फुल फॉर्म बस आपको एग्जाम में आते हैं, यदि वो पता है तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट है यहाँ पर द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल पर ईयर मीन्स। नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल पर ईयर का मतलब क्या है? बर्थ रेट है, IMR है, डेथ रेट है, कि नन ऑफ दीज है? तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा डेथ रेट। क्या है? डेथ रेट। नंबर ऑफ डेथ किसी स्पेसिफिक कारण से, कुछ जनरल रीजन से यदि डेथ हो जाती है सिलेक्टेड पॉपुलेशन जो यहाँ पे बताई गई है उसमें, तो क्या कहलाएगा? डेथ रेट। नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 5 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस्ड पर
1000 लाइव बर्थ, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग मतलब मरने के चांसेस हैं जन्म से लेके 5 साल तक की एज ग्रुप में, अंडर 5 ईयर एज में पर 1000 लाइव बर्थ में, तो ये क्या है, बर्थ रेट है, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है कि नन ऑफ दीज, ये चीज क्या है। तो यहाँ पर साफ साफ कहा है बर्थ से लेके 5 साल तक में, मतलब अंडर 5 हो गया है, 5 साल के पहले ही 0 से 5 ईयर के बीच में यदि जो बच्चे की डेथ होती है तो वो किस में आएगा, यदि 1 ईयर तक होती है तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आए, क्लियर। लेकिन यहाँ पे कहा है 5 ईयर्स तक में, तो वो कहलाएगा अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, क्या है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस्ड पर 1000 लाइव बर्थ, अभी हमने बताया कि 5 साल तक में, फिर यहाँ पर डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज, क्वेश्चन ध्यान से समझिए, पहले था कि 5 साल तक के एज ग्रुप में, फिर 1 साल तक की एज ग्रुप में, तो वो क्या कहलाएगा, पर 1000 लाइव बर्थ में, बर्थ रेट, IMR, डेथ रेट की नन ऑफ दीज, तो ये कहलाएगा आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हर एक स्टेट की अलग अलग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है SRS डेटा के अकॉर्डिंग, तो आपको एक बार है जो पढ़ लेना है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेटा के इस बार का डेटा थोड़ा सा चेंजेस है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1000 वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इन द पॉपुलेशन जनरली डिफाइंड एज 15 to 44 ईयर्स ऑफ एज, मीन्स यदि मदर की डेथ होती है 1000 वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज में, तो क्या कहलाएगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की नन ऑफ दीज, ये कहलाएगा MMR। एग्जाम में MMR का डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द सम ऑफ न्यूनेटल डेथ्स एंड फीटल डेथ्स, फीटल डेथ का मतलब स्टिल बर्थ, मतलब यूट्रस में ही बेबी की डेथ हो जाए, पर 1000 बर्थ, सम ऑफ न्यूनेटल डेथ, जो न्यूनेट बेबी हैं उनकी डेथ और फीटल डेथ को मिला के यदि 1000 पॉपुलेशन में जो डेथ होती, जन्म होने के बाद जितनी भी काउंटिंग निकल के आती है वो क्या है, MMR है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट है, IMR है कि नन ऑफ दीज है, तो ये क्या है, ये कहलाएगा पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, क्या है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट का मतलब, मोर्टेलिटी का मतलब तो होता है डेथ। अब ये देखिए यहाँ पर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, फीटल डेथ, फीटल डेथ का मतलब इंट्रा यूट्राइन डेथ, और स्टिल बर्थ मतलब बेबी यूट्रस में ही, गर्भाशय में ही उसकी डेथ हो गई हो, एटलीस्ट 20 वीक्स का जेस्टेशनल पीरियड रहा हो और कोई भी साइन ना हो कि ये जन्म के बाद है जो बचेगा या नहीं, या फिर हम ये कह सकते हैं स्टिल बर्थ, तो क्या होगा, फीटल डेथ। न्यूनेटल डेथ, जन्म लेने से लेके 28 दिन तक यदि बेबी की डेथ हो जाती है विदिन 28 डेज के, तो वो कहलाएगा न्यूनेटल डेथ। फिर आता है पेरीनेटल डेथ, पेरीनेटल डेथ का मतलब है सम ऑफ फीटल एंड न्यूनेटल डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। बेस्ट इंडिकेटर है पेरीनेटल केयर के लिए यदि हम कहें तो वो क्या है, फीटल डेथ, न्यूनेटल डेथ और पेरीनेटल डेथ। तो यहाँ पर सम ऑफ फीटल डेथ मतलब जो 20 वीक तक का जेस्टेशनल पीरियड रहा है उसमें या तो डेथ हुई हो, और न्यूनेटल डेथ, इन दोनों को जोड़ के जो इंडिकेटर निकल के आएगा वो कहलाता है पेरीनेटल डेथ। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, तो वही नंबर ऑफ डेथ पर 1000 दैट अकर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, दी 1000 पॉपुलेशन, 1000 बच्चे उन्हें जन्म लिया है, उनमें से 1 साल के बीच में जो डेथ होती है 1 ईयर से कम एज के बच्चों की, तो वो है IMR। अंडर 5 होता है तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल है। फिर नेक्स्ट वन, द सम ऑफ द एज स्पेसिफिक बर्थ रेट 5 ईयर एज ग्रुप बिटवीन 10 and 49 फॉर फीमेल रेसिडेंट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो ये क्या कहलाएगा, देखिए कहा है सम ऑफ द एज स्पेसिफिक बर्थ रेट, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट है जिसमें 10 से 19 साल तक का एज ग्रुप है जो इंक्लूड किया गया है, वो भी फीमेल का। तो ये क्या है, क्रूड डेथ रेट है, बर्थ रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है कि नन ऑफ दीज है। तो क्या है, ये कहलाएगा आपका TFR और टोटल फर्टिलिटी रेट। एट प्रेजेंट इंडिया का TFR यदि आपको एग्जाम में पूछते हैं तो वो है 2, कितना 2। जो नेशनल लेवल पर जो SRS के थ्रू और जो NFHS सर्वे, नेशनल फैमिली प्लानिंग का जो सर्वे है 4 और 5, उसके अकॉर्डिंग जो अभी एट प्रेजेंट में
डिक्लाइन हुआ है, पहले 2.2 था बट अभी 2 है। आपको याद रखना है TFR कितना है, 2 है जो बचा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर है टोटल फर्टिलिटी रेट को कैलकुलेट कैसे करना है, तो ये रहा एन एस्टिमेटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू ईच फीमेल ऑफ बर्थिंग एज। 15 से 45 साल तक की एज रही है फीमेल की, इस एज ग्रुप में जो बच्चे जन्म लेते हैं, टोटल फर्टिलिटी के लिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न, अब कितने बच्चे हुए हैं और कितनी वुमेन की एज 15 से 45 साल तक रही है, तो यहाँ पर उसको कैलकुलेट करके क्या निकाला जाएगा, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट वन, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स टारगेट ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज। तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है तो इसके अकॉर्डिंग एक पढ़ा है हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एग्जाम में आपको रखे हुए मिलते हैं 2-2 क्वेश्चन तक SDG से। ऐसे ही यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग MMR हमें इंडिया की कितनी अचीव करनी है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में टोटल 8 गोल हैं, SDG में वह जो अलग हैं। तो यहाँ पर यदि आपको SDG पूछा तो इसमें 17 गोल हैं, लेकिन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में ओनली 8 गोल्स हैं। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमें MMR कितनी अचीव करनी है, 103 अकॉर्डिंग टू 2019 के डेटा के। 2019 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग कितना टारगेट है MMR का इंडिया का, 103। और जो इसके 8 गोल है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के, वो कौन कौन से हैं, एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी, रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, कॉम्बैक्ट HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। पूरे जो 5 गोल हैं उनके बीच में हमें 7 गोल हैं उनके बीच में पार्टनरशिप करके सभी को अचीव करने में हेल्प करना है। नेक्स्ट वन, द स्टेट ऑफ बीइंग डिसीज्ड और अनहेल्दी विद इन अ पॉपुलेशन मीन्स, ऐसी स्टेट जिसमें आप बीमार हो या फिर कोई अनहेल्दी सिचुएशन हो तो वो क्या कहलाएगा, मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, फर्टिलिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो मॉर्टेलिटी का मतलब तो होता है सीधा डेथ, मरना। मॉर्बिड का मतलब होता है डिसीज कंडीशन, तो वो क्या हुई, मॉर्बिडिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है ऐसा एज ग्रुप जो कंसीव करने की क्षमता रखता हो, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो, वो कहलाएगा फर्टिलिटी। तो यहाँ पर क्या है, डिसीज और अनहेल्दी कंडीशन, तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉर्बिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर कंसीडर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किस ईयर को कंसीडर किया गया था। ऑप्शन में है यहाँ पर 1981, 1921, 1891 या फिर 1961, 1981, 1921, 1891, 1961। तो कौन से साल को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के तौर पर है जो कंसीडर किया गया था, तो ग्रेट डिवाइड ईयर के तौर पर माना गया था 1921 को, 21 को, क्योंकि इस टाइम पर जो पॉपुलेशन थी एक कॉन्सिस्टेंट वे में रह गई थी, ना तो बढ़ रही थी ना बढ़ नहीं रही थी। इंडिया की पॉपुलेशन यदि एक कांस्टेंट वे में रह जाती है तो उसको हम कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। और ये साल कौन सा था, 1921। जो इंडियन डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है जिसमें, तो ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है कि जो पॉपुलेशन है, जो जनता की ग्रोथ है वो क्या हो रही है, वो सेम एज रह गई है, तो उसको क्या कहा गया था, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को। यदि आपको कहा जाता है कि ईयर ऑफ स्मॉल डिवाइड, ईयर ऑफ स्मॉल डिवाइड कौन से साल को कहा जाएगा, तो वो है 1951, 1951, लेकिन ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या था, 1921। नेक्स्ट वन, चाइल्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ 3 एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर्स, दे आर। बच्चों का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है किन 3 एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर्स पर है जो चेक किया जाता है, स्टंटिंग, वास्टिंग एंड अंडरवेट, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड अंडरवेट, बॉडी मास इंडेक्स, मॉर्बिडिटी रेट एंड डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ नन ऑफ दीज। एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर का मतलब होता है कि बच्चों की हाइट, हेल्थ है जो किस बेस पर चेक की जाएगी, तो ये चेक किया जाएगा किस पर, स्टंटिंग, वास्टिंग एंड अंडरवेट। क्या है, स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होगा कि जो
बॉडी की ग्रोथ है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, एक ही जगह फिक्स होके रह जाए, ना तो वजन बढ़े ना हाइट बढ़े। फिर आता है वास्टिंग। वास्टिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ आपकी बॉडी में, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जितने हो आप उतने पर ही स्टॉप हो जाओ। और अंडर वेट, जो आपका एज है उसके अकॉर्डिंग आपका वजन ना बढ़ना। तो हाइट, वेट और आपका एज के अकॉर्डिंग हाइट और वेट दोनों ना बढ़ना। तीनों चीज़ें किसके कंपोनेंट से हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में आएंगे आपके बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए। फिर इसमें आपका मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस चेक किया जाएगा, साकिर टेप यूज़ किया जाता है इसके लिए। फिर बच्चे की हाइट क्या है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को चेक करके बच्चों में हम कुपोषण से बचा सकते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बचा सकते हैं। नेक्स्ट वन, एलिजिबल कपल रजिस्टर इज मेंटेन्ड एट। तो जो एलिजिबल कपल रजिस्टर कहाँ पर मेंटेन किया जाता है, सब सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, पीएचसी में कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो एलिजिबल कपल कौन कहलाते हैं, जो फर्टाइल एज ग्रुप के कपल हों, फीमेल और मेल दोनों। अब यहाँ पर ये रजिस्टर कहाँ मेंटेन किया जाएगा, सब सेंटर में। सब सेंटर की बात आती है तो पॉपुलेशन सबको पता है, यहाँ की किट हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सब सेंटर में किट ए बी सी तीनों दी जाती हैं। यदि किट डी पूछते हैं तो वो पीएससी में दी जाती है। फिर फर्स्ट रेफरल यूनिट की किट अलग है, तो फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है, वो है सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में EFGHI JK LMNOP किट दी जाती हैं। तो क्यों दी जाती है, यहाँ पे आपको किट F पूछे तो मिनी लेप्रोटॉमी सेट है, किट E पूछे तो लेप्रोटॉमी सेट है, IUD इंसर्ट करने के लिए किट G रहेगी, वेसेक्टॉमी के लिए किट H है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी किट यूज़ करेंगे हम CHC में, तो वो होगा किट I। नेक्स्ट वन, 3-tier system of healthcare delivery in rural area in India is based on recommendation of 3-tier system। इंडिया में लाया गया था हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है जो कि रूरल एरिया में। तो इसको किसने रिकमेंड किया था, भोर कमेटी ने, चड्ढा कमेटी ने, श्रीवास्तव कमेटी ने कि बुदलियार कमेटी ने। तो ये चीज़ें करवाई थी किसने, श्रीवास्तव कमेटी में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का पूछे तो वो आया था भोर कमेटी में। श्रीवास्तव कमेटी ने 3-tier हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो इन्होंने इसको लाए थे। नेक्स्ट वन, एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी एलिमेंट्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर, एन एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिसीज, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एवरी यूथ, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिसीज। तो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर में सब कुछ किया जाएगा, जो नहीं किया जाएगा वो क्या होगा, तो वो होगा प्राइमरी हेल्थ केयर का ये काम नहीं है कि हर एक यूथ को, हर एक नौजवान को नौकरी देना। ये काम आपके खुद के हाथ में, पढ़ोगे लिखोगे तो आपको मिल ही जाएगी जॉब, लेकिन ये काम प्राइमरी हेल्थ केयर का नहीं है, पीएचसी का नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए कि क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पंचायती राज सिस्टम इन 3-tier सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, मैच द इंस्टीट्यूशन विथ लेवल। तो यहाँ पर आपको मैच करना है कि विलेज लेवल के लिए क्या है, पंचायत विलेज लेवल के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, कि ब्लॉक लेवल के लिए, कि पंचायत समिति किसके लिए, जिला परिषद किसके लिए, मैच करना है, नीचे जोड़ी बना के लिखना है। तो पंचायत का जो 3-tier सिस्टम होता है वो किसके लिए है, तो पंचायत का 3-tier सिस्टम, पंचायती राज है जो 3-tier सिस्टम, ट्रायंगल शेप में आपने पढ़ा है मेनली। तो पंचायत कहाँ के लिए होती है, विलेज लेवल के लिए। पंचायत समिति कहाँ के लिए होती है, ब्लॉक लेवल के लिए। जिला परिषद कहाँ के लिए होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। तो ये तीनों आप मिला सकते हैं, ए का फर्स्ट ही रहेगा, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो हेल्थ केयर सिस्टम है डिलीवरी में इस तरीके से चलता है, पहले आएगा नेशनल लेवल से, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से सभी चीज़ें अथोराइज्ड होंगी, फिर वो स्टेट में आएंगी, फिर स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज है जो डिवाइड की जाएंगी। तो डिस्ट्रिक्ट से जाती हैं तो सब डिस्ट्रिक्ट और तालुका हॉस्पिटल जाएंगे, फिर यहाँ पर CSC PSC सब सेंटर, विलेज हेल्थ गाइड, ट्रेंड आई है सभी रहेंगे। फिर यहाँ पर जो साइड में आप देख सकते हैं सभी का पॉपुलेशन नॉर्म्स है कि एक PSC कितनी पॉपुलेशन में होगा, एक CHC कितने में होगा और एक विलेज हेल्थ गाइड कितने में होगी। क्लियर है।
नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, प्रिंसिपल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज। तो प्रिंसिपल यूनिट क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? सेंटर है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है कि विलेज है? क्या रहेगा? तो यहाँ पर प्रिंसिपल यूनिट होगा डिस्ट्रिक्ट। क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट। प्रिंसिपल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन स्टेट, इंडिया में स्टेट के लिए क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट। हेड कौन कहलाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको मैच करना है कमिटीज और कौन सी कमेटी में कौन से वर्क किए गए हैं। श्रीवास्तव कमेटी लिखी है, चड्ढा कमेटी है, करतार सिंह कमेटी है, जंगलवाला कमेटी है। तो कौन सी कमेटी ने कौन से काम किए हैं वो नीचे आपको मैच करके बताना है। तो फर्स्ट आता है श्रीवास्तव कमेटी। तो इन्होंने हेल्थ गाइड को लेके है जो अपने जो भी इनिशिएटिव लिए थे श्रीवास्तव कमेटी में, तो वो क्या थे? कौन सी कमेटी में लिए गए थे? वो लिए गए थे आपके लेड टू द क्रिएशन ऑफ हेल्थ गाइड्स। दूसरा आता है चड्ढा कमेटी। क्या है? चड्ढा कमेटी। जो चड्ढा कमेटी में लिया गया था मलेरिया वर्कर्स टू लुक आफ्टर फैमिली प्लानिंग वर्क टू। तो जो मलेरिया वर्कर्स हैं उनको फैमिली प्लानिंग वर्कर्स के तौर पर भी काम करना है। फिर थी करतार सिंह कमेटी, तो इन्होंने जो MPW है इसके लिए काम किया था। जंगलवाला कमेटी ने क्या किया था? इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको याद नहीं होता है कि कौन सी कमेटी ने क्या किया था। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स हैं किसी एक को छोड़कर। एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन है, प्रोवाइडिंग एसेंशियल ड्रग्स भी है, साउंड रेफरल सिस्टम और हेल्थ एजुकेशन। प्राइमरी हेल्थ केयर का एलिमेंट तो नहीं है इनमें से, वो कौन सा है? जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का एलिमेंट्स नहीं है वो है यहाँ पर साउंड रेफरल सिस्टम। क्या है? साउंड रेफरल सिस्टम। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पिलर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर पिलर्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के सभी किसी एक को छोड़कर। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हेल्थ एजुकेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन। तो जो 4 प्रिंसिपल हैं उनमें से एक कौन सा नहीं है जो लिखे हुए हैं? तो वो है हेल्थ एजुकेशन। क्या है? हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट वन अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन। तो जो अल्मा अटा डिक्लेरेशन है कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1948 में, 1956 में, 1977 में कि 1978 में? तो अल्मा अटा डिक्लेरेशन जिसके तहत है जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और PSC लाए गए थे, सॉरी प्राइमरी हेल्थ केयर, तो कब हुई थी? 1978 में, 1978 में। हेल्थ मैन पावर इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हेल्थ मैन पावर है यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन में क्या रहेगा? ऑप्शन है डॉक्टर 1 पर 3500 पॉपुलेशन, 3500 जनता पर एक डॉक्टर। ANM 1 पर मोर देन 1000 पॉपुलेशन। लैब टेक्नीशियन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन। फार्मासिस्ट 1 पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो एक हेल्थ मैन पावर मतलब एक डॉक्टर हो गया, ANM हो गई, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट हो गया, तो कितनी पॉपुलेशन पर है जो रहेगा? तो यहाँ पर लैब टेक्नीशियन का सही दिया हुआ है कि एक लैब टेक्नीशियन पर 10,000 पॉपुलेशन के लिए रहेगा। ये रहा है यहाँ पर नॉर्म्स जो कि सजेस्ट करता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो एक डॉक्टर होता है 1000 जनता के लिए। यहाँ पर ऑप्शन में दिया था 3500, इसीलिए नहीं मार्क किया। दूसरा एक नर्स 1 पर 500 पॉपुलेशन, 500 जनता के लिए। एक हेल्थ वर्कर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, तो 1 पर 5000 पॉपुलेशन। यदि प्लेन एरिया है तो 5000 में एक, हिली ट्राइबल पहाड़ी इलाका है तो 3000 में। फिर हेल्थ असिस्टेंट आता है मेल या फिर फीमेल में, तो इसमें भी वही हिली और ट्राइबल एरिया आएगा। 30,000 है तो एक, प्लेन एरिया में 20,000 जनता है यदि पहाड़ी इलाके में तब एक। फार्मासिस्ट होता है 10,000 जनता के लिए। लैब टेक्नीशियन होगा 10,000 पॉपुलेशन के लिए। आंगनवाड़ी वर्कर होती है 400 से 800 के लिए। आशा होती हैं 1000 जनता के लिए। और ट्रेंड डाई होती हैं 1 पर विलेज, एक गांव के लिए। तो ये हो गया पॉपुलेशन नॉर्म्स। नेक्स्ट वन फंक्शन ऑफ PSCR।
प्राइमरी हेल्थ सेंटर के क्या फंक्शन है? रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, फैमिली प्लानिंग और रेफरल सर्विसेज देना, बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड कराना, कि ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पर ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी पीएचसी में, सभी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अल्माटा डिक्लेरेशन के तहत टोटल जो एटलीस्ट 10 सर्विसेज दी जाती हैं वो हैं मेडिकल केयर, एमसीएच जिसमें फैमिली प्लानिंग भी होगी, सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिसीज, कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल स्टैटिक्स। वाइटल स्टैटिक्स का मतलब होगा कि जो भी डेथ रेट हो गई, बर्थ रेट हो गई, आईएमआर हो गई, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, पूरा वाइटल स्टैटिक्स कलेक्ट करके रिपोर्ट बनाना। हेल्थ एजुकेशन देना, नेशनल प्रोग्राम्स जो हेल्थ प्रोग्राम्स उनके बारे में बताना, रेफरल सर्विसेज देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना हेल्थ वर्कर को, लोकल दाइस को, और बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। तो बेसिक क्या है इंडिया में फंक्शन है प्राइमरी हेल्थ के सेंटर्स के। नेक्स्ट वन, फंक्शंस ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर इंक्लूड। तो फीमेल हेल्थ वर्कर का क्या काम है? विजिट 4 सब सेंटर पर मंथ, कलेक्शन ऑफ अ ब्लड सैंपल, कंडक्ट 50% डिलीवरी, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। तो फीमेल हेल्थ वर्कर का काम है कि एटलीस्ट 50% डिलीवरीज को कंडक्ट करवाना। क्या करवाना? हेल्प करवाना। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एक्सेप्ट। तो सभी स्टेट की, एक राज्य की जिम्मेदारी है हेल्थ को लेके, किसी एक को छोड़कर। वाइटल स्टैटिक्स, प्रमोशन ऑफ रिसर्च थ्रू रिसर्च सेंटर एंड देयर हेल्थ बॉडीज, प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। एक जो राज्य सरकार है वो क्या काम, सब काम करेगी किसी एक को छोड़कर। तो राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वाइटल स्टैटिक्स कलेक्ट करवाएगी, एडल्ट्रेशन मिलावट हो रही है तो उसमें हेल्प करेगी कि उसको बचाया जा सके मिलावट से, सभी चीज़ों से कोई भी सामान बिक रहा हो मिलावटी, तो कम्युनिकेबल डिसीज़ को प्रिवेंट करने का काम करेगी। लेकिन जो रिसर्च हो रही है रिसर्च सेंटर में और जो अलग अलग जगह रिसर्च हो रही है वो काम करना स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का भी नया कॉन्सेप्ट आया है, तो वो क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्वालिटेटिव इंक्वायरी या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर। क्या है जो नया कॉन्सेप्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर का? वो है क्वालिटेटिव इंक्वायरी। क्या है? क्वालिटेटिव इंक्वायरी। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग आर द जॉब्स ऑफ हेल्थ वर्कर मेल। तो एक मेल हेल्थ वर्कर के सभी काम है, किसी एक कुछ सब कौन से काम होंगे मेल हेल्थ वर्कर के? स्पुटम कलेक्शन, ORS डिस्ट्रीब्यूशन, डॉट्स का सुपरविजन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो एक मेल हेल्थ वर्कर है सभी काम करेगा MPW। तो यहाँ पर स्पुटम कलेक्ट भी करेंगे आप, ORS डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, डॉट्स जो थेरेपी दी जा रही है TB के मरीज में उसको भी सुपरवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अ फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का क्या काम नहीं है? मलेरिया सर्वेलेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम, इम्यूनाइजेशन या फिर डॉट्स एक्टिविटीज। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्लास होगी इसमें इसका आंसर बताया जाएगा और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।